पेशेंट के लिए मैंने सही तरीके से मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, ये जो बात है ये केयर गिवर के मन में भी रहती है। उनको भी ये लगता है कि नहीं, मतलब क्या होगा, क्या नहीं होगा। कभी कभी एक होता है कि फैमिली में केवल एक ही मेंबर डिसीजन लेता है, और बाकी जो लोग हैं वो उसको सहमति देते हैं। हाँ, ठीक है ये। सो जैसे पेशेंट के सिम्टम को लेके, पेशेंट को ट्रीटमेंट के को लेके, और केयर गिवर के अपने भी मतलब काम के बारे में है या पैसे के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में अनिश्चितता होती है। और ये अनिश्चितता के कुछ कारण भी है, ऐसे अपने आप ये अनिश्चितता नहीं है, क्योंकि एक सिचुएशन है, ये सिचुएशन से रिलेटेड होती है। तो जैसे आप पेशेंट को लेके आते हैं, आप जब ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर आपको बोलते हैं कि सर्जरी करना होगा, कीमोथेरेपी करना होगा या रेडिएशन करना होगा, और फिर एक मन में विचार भी आते हैं, सिर्फ पेशेंट ही नहीं पूछते, उनके सगे वाले भी पूछते हैं, क्या इससे ज्यादा दर्द होगा, क्या पेशेंट को मेरे ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि वो दर्द को नहीं सह पाएंगे, वो तो बहुत नाजुक है। बहुत तरह तरह के विचार आते हैं मन में। और ये जो अनिश्चितता के साथ एक डर भी बना रहता है कि क्या होगा। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि पेशेंट भी आते हैं तो बोलते हैं कि मुझे बहुत डर लगता है ट्रीटमेंट लेने का। बहुत बार लोगों को रेडिएशन का भी बहुत डर लगता है। हालांकि रेडिएशन या ट्रीटमेंट बहुत ही सेफ और सिंपल होती है बहुत बार, बहुत लोगों के लिए, एज कंपेयर टू कीमोथेरेपी और सर्जरी। पर ये एक मन में एक, हम निश्चित नहीं रहते कि कैसे कर पाएंगे, हम ठीक करेंगे क्या, डॉक्टर ठीक करेंगे क्या, ये भी। इसमें ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, पर एक 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 रिएक्शन है कि ये मन में विचार आता है। नेक्स्ट, दूसरा एक होता है कि क्या मैं छोटी छोटी चीजों के लिए मैं डॉक्टर को कॉल कर पाऊंगा क्या। ऐसे होता है कि अभी पेशेंट हॉस्पिटल में जब तक है तब तक उतना चिंता नहीं होती है वो सारी चीजों के लेके, क्योंकि कभी भी डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। पर जब पेशेंट घर पर होता है सर्जरी के बाद, तो फिर छोटी छोटी चीजें जो ऑब्जर्व की जाती है घर में, जो कि कभी कभी डॉक्यूमेंटेड भी नहीं होती है डॉक्टर की तरफ से कि नहीं ये ऐसा ही होगा या ऐसा नहीं होगा, पर एक्चुअल वो चीजें जब महसूस होती है, जब वो चीजें एक्सपीरियंस्ड होती है, केयर गिवर करते हैं, पेशेंट करते हैं, तब उनको लगता है कि अरे, क्या मैंने कुछ चीजें मिस तो नहीं की, मैंने कुछ पूछना तो मेरा रह नहीं गया है। तो ये जो है चीजें, ये भी एक मतलब अनसर्टेनिटी एक प्रोजेक्ट करती है, अनसर्टेनिटी दिखाती है। नेक्स्ट, तो एक छोटी छोटी चीजें जैसे एक मतलब यहाँ पे ये जो मैंने आपको एक रिएक्शन बोला है, ये जो सारे रिएक्शन जो है ये सगे वाले के हैं और ये रिसर्च में पाए गए हैं कि बहुत बार ऐसे भी होता है कि हाउ मच लॉन्गर कैन आई फिजिकली डू दिस। जैसे होता है कि आपने देखा होगा कि पेशेंट जैसे ओल्डर पेशेंट है, पर उनके साथ जो उनके ध्यान देने वाले हैं वो भी ओल्डर रहते हैं, उनकी वाइफ रहती है, या कभी कभी घर के कोई ओल्डर इंसान होते हैं। तो वो भी ओल्डर होने के कारण क्या होता है, नहीं उनको अपने बॉडी की भी चिंता होती है। उनको भी लगता है कि अरे मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं भी तो बूढ़ी हो गई हूँ, तो मैं कैसे कर पाऊंगा, या मैं कैसे कर पाऊंगी, क्या सच में केयर करते करते मेरा प्रॉब्लम, मेरे बॉडी तो नहीं मुझे बहुत फटीग देगी या फिर परेशान करेगी। और ये नहीं उनको सिर्फ अपने लिए चिंता होती है, पर ये उनको लगता है कि अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो फिर मेरे पेशेंट का ध्यान कौन रखेगा। अगर मान लीजिए कि ओल्डर पेशेंट है, उनके एक ही केयर गिवर है और वो भी ओल्डर है, तो ये चिंता वाले विचार उनके मन में आना ये बहुत स्वाभाविक है। और उनके हेल्थ के बारे में उनको चिंता होना या परेशानी होना ये भी बहुत स्वाभाविक है। तो ये भी एक तरह का अनसर्टिनिटी होता है, ऐसा नहीं कि ये होगा ही, पर ये लगने लगता है कि यह मेरी तबीयत खराब तो नहीं होगी, क्या मेरी तबीयत खराब होगी। तो ये जो प्रश्न मन में आते हैं, ये विचार मन में आते हैं, तो ये भी फिर कभी कभी हमारे फिजिकल सिम्टम को आगे लाते हैं, कि जैसे कि नींद नहीं आना हो, या फिर बहुत फटीग लगना हो, ये सारी चिंताएं होती रहती है। नेक्स्ट,
कभी कभी किसी को जैसे इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, मतलब जैसे कि कोई किसी को हेल्प करने वाला नहीं होता है। लोग होते हैं आजू बाजू में, पर वो उतना हेल्पिंग है ऐसा भी नहीं होता है। तो उससे रिलेटेड भी विचार मन में आते हैं कि मेरे सगे वाले मुझे मदद नहीं करेंगे, या फिर करेंगे क्या। और हम ये अनसर्टिनिटी की वजह से हम पूछते ही नहीं है। अगर सामने वाले अगर मदद करने वाले हो भी, पर हमारे मन में इतनी अनिश्चितता होती है कि वो अनिश्चितता के डर से, या वो एक से हम पूछते नहीं है। हम यही सोचते कि नहीं नहीं, नहीं करेंगे वो हेल्प, नहीं नहीं उनको तकलीफ होगी। तो हम अनसर्टन होने की वजह से हम वो चीज के लिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं, है ना। तो उससे भी एक रिलेटेड एक विचार होता है मन में। और एक फाइनेंशियल हम देखते हैं बहुत बार, जो हम केयर गिवर बर्डन हम जिसको बोलते हैं, तो केयर गिवर बर्डन के अंदर एक फाइनेंशियल स्ट्रेस एक मतलब फ्रंट पे होता है। देखिए, हमारे देश में जैसे हमने अगर कुछ सर्वे किया, तो ये आप पाएंगे कि मिडिल क्लास लोग, मतलब जो ग्रुप है वो ज्यादा है, और लोअर मिडिल क्लास ग्रुप भी ज्यादा है। तो हमारे सोर्स ऑफ इनकम या फिर हमारी जो फाइनेंशियली फाइनेंशियल हमारा स्टेटस है, तो उसकी वजह से हर कोई अब पैसे के बारे में सोचता है कि ट्रीटमेंट की के लिए क्या मैं पैसा मेरा हो पाएगा, या मेरा जॉब रहेगा कि नहीं, या फिर मैं अपने पेशेंट के पास रहूंगा तो फिर मेरे काम का क्या होगा, क्या मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। ये बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब क्या बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। होगा नहीं होगा, बहुत बार हम मतलब टू बी नॉट टू बी के रोल में रहते हैं। और ये और ये जी, कोई कुछ बोलना चाहते नहीं हैं इसके नहीं, ऊपर? यू कंटिन्यू है। एक्चुअली वो रतन का मूड था, इसके लिए कोई पेशेंट बात था। यू कंटिन्यू। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। सो जैसे ये फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से भी हम बहुत बार अनिश्चित रहते हैं। हम और वो अनिश्चितता के कारण हमारा स्ट्रेस भी बढ़ता है, जैसे केयर गिवर का स्ट्रेस भी बढ़ता है, और उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर भी बहुत असर होता है। तो ये जो अनसर्टिनिटी हमने देखी है पेशेंट के लिए और रिलेटिव के लिए, अभी ये है ना। तो हमें इससे आगे बढ़ना है, उसको समझना भी है कि एक्चुअली ये क्या है, ठीक है, और हमको इसके साथ कैसे लड़ाई करनी है, मतलब हमसे सामना करना है, लड़ाई नहीं सॉरी, उससे सामना कैसे करना है। रतन जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्योंकि हम जब भी अनसर्टिनिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो हमको ये भी समझना चाहिए कि एक्चुअली ये क्या है, इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है। तो मैंने हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट इसे किया है कि निर्णय लेने या रोग की समझ के माध्यम से बीमारी से संबंधित घटनाओं और अपरिचित उपचार रणनीतियों को समझने की क्षमता, रोगियों और देखभाल करने वालों में एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मतलब एक नॉर्मल प्रक्रिया है। एक जिसको हम बोलते हैं कि एक साइकोलॉजिकल एक रिस्पॉन्स है ये, कि जब भी कोई हमारे सामने ऐसी अपरिचित चीज आती है, फिर वो कोई घटना हो, फिर कोई उपचार हो, या कोई भी चीज हो, तो उसके जब हम समझने की क्षमता हम अपने आप में हम रखते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा हम इसके लिए हम थोड़ा सा उलझ मतलब अनसर्टन रहते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो एक प्रतिक्रिया है, एक रिस्पॉन्स है। जैसे कि शॉक होना एक रिस्पॉन्स है, एक भयभीत होना एक रिस्पॉन्स है, थोड़ा सा मतलब बेचैन होना एक रिस्पॉन्स है और एक फीलिंग है, वैसे ही ये एक अनसर्टिनिटी एक प्रतिक्रिया है, एक रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट प्लीज। और ये जो प्रतिक्रिया है, ये क्या ये नॉर्मल रिएक्शन है? हाँ, ये एक नेचुरल है, ये एक्सपेक्टेड है, हो सकता है ऐसे, अंडरस्टैंडेबल है, समझने वाली बात है, हमको समझना है ये चीज को हमको समझना है, और हमको अच्छी तरह से समझना है, और एक्सपीरियंस ये एक अनुभव भी है। ये जब हम ये सिचुएशन से जाते हैं, तो
बाकी जो हमारे साथ होते हैं, या कोई जैसे एक पेशेंट है, एक पेशेंट ने बोला कि हाँ मुझे ना ऐसे लगा कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं टाटा तक कैसे पहुंचूंगा, या फिर मुझे जब पता चला बीमारी है तो उसका इलाज है क्या, सचमुच ये ठीक होगी क्या। तो दूसरे पेशेंट को जब आप शेयर करते हैं तो वो भी एक तरह से उसका एक्सपीरियंस ये हो जाता है कि हाँ मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। मतलब ये बोल नहीं सकते हम कि अभी तक जितने पेशेंट को, मतलब जितने लोगों को बीमारी हुई है, तो उतने से सिर्फ 2 लोगों में अनिश्चितता हुई है, अनसर्टिनिटी, ऐसे हम बोल नहीं सकते हैं। ये बहुत बहुत सारे लोगों में होती है, और ये अलग अलग रूप में रहती है। पर ये नेचुरल है, ये एक्सपेक्टेड है, ये अंडरस्टैंडेबल है, मतलब समझने लायक है, और ये एक्सपीरियंस भी है इसका। तो ये हमको समझना है। तो अभी ये हो गया है अनसर्टिनिटी के बारे में समझना, उसकी डेफिनेशन, अनसर्टिनिटी में क्या क्या हमारे मन में विचार आ सकते हैं, हमारे क्या क्या हमारे हॉबिटिम हो सकते हैं। जैसे ये सारे बाकी लोगों के, जैसे इसके पहले के स्लाइड में मैंने बोला कि पेशेंट को अपने हेल्थ के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, आगे फ्यूचर के बारे में, ठीक वैसे ही केयर गिवर को अपने काम के बारे में, फाइनेंस के बारे में, पेशेंट के सिम्टम के बारे में, या फिर आगे बीमारी का मतलब किस तरह से ठीक होगी, प्रोग्नोसिस जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में। तो ये सब के मतलब विचार मन में आते हैं। अभी अगर ये अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा समय तक अगर आपके पास रहेगी या आपके साथ रहेगी तो क्या होगा, क्या लगता है क्या होगा। इससे हमारा स्ट्रेस बढ़ सकता है, हमारा डिस्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस एक स्ट्रेस एक नेचुरल रिएक्शन है, पर डिस्ट्रेस जो है वो नेचुरल रिएक्शन नहीं है। डिस्ट्रेस मतलब एक हम बोलते हैं कि एक अनप्लेजेंट फीलिंग, मतलब हर चीजों में हमको अच्छा नहीं लगना। और अगर ये अनसर्टिनिटी कंटिन्यू रहेगी हमारे जीवन में, तो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ पर उसका असर हो सकता है। मतलब हमारे जीवन जीने की जो हमारी मतलब क्षमता है, हमारी क्वालिटी है, उसके ऊपर असर हो सकता है, हमारे डे टू डे लाइफ के ऊपर असर हो सकता है, हमारे फंक्शन के ऊपर असर हो सकता है, हमारे शरीर और मन के ऊपर असर हो सकता है। जैसे कि शारीरिक क्षमता कम हो जाना, फटीग ज्यादा महसूस होना। आप जानते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं ओल्डर पेशेंट की, मतलब उम्रदार पेशेंट की, तो उम्र के जो उम्रदार पेशेंट होते हैं, कि उम्र की वजह से वैसे ही मतलब उनके अंदर ताकत की कमी हो जाती है, या फिर उनको अलग अलग तरह की कोमॉर्बिडिटीज हम जिसको बोलते हैं कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, अस्थमा हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, या कभी किसी को किडनी की बीमारी होगी। तो इस तरह की अलग अलग बीमारी तब हो जाती है, तो इसकी वजह से भी उनकी क्षमता जो है वो कम हो जाती है। और अगर हमें अनसर्टिनिटी की वजह से हमारे मन के ऊपर भी असर होता है, जैसे कि मतलब चिड़चिड़ापन हो जाना, थोड़ा उदासी बढ़ जाना, बेचैनी घबराहट से होने होने लगना, बहुत सर में भारीपन लगना, कभी थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाना, ये सारी चीजें भी। तो अगर ये चीजें मतलब फिजिकल और इमोशनल, ये सारे सिम्टम्स अगर बहुत ज्यादा प्रमाण में रहेंगे, ज्यादा हद में रहेंगे, तो हम ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे स्ट्रेस का, हमारे डिप्रेशन का, उदासी का हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति के ऊपर असर होता है। तो अभी हमको ये समझना है कि हमको ये अनसर्टिनिटी के साथ सामना कैसे करना है, पॉजिटिवली हम कैसे कोप अप करेंगे। ठीक है, तो उसके भी कुछ उपाय है जो हम सबको समझना है, जिससे हमारा मेंटल हेल्थ बढ़ेगा, मेंटल हेल्थ हमारा बरकरार रहेगा। और मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छा रहेगा। और क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे ट्रीटमेंट के लिए और एंटायर मतलब जर्नी ऑफ कैंसर हम जिसको बोलते हैं, और ट्रीटमेंट के बाद भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो टेक एन एक्टिव रोल इन योर ट्रीटमेंट। बहुत बार हम ये देखते हैं कि जो हमारे उम्रदार पेशेंट होते हैं,
ये उम्रदर पेशेंट में डिसीजन मेकर हमारे देश में मैक्सिमम उनके केयर गिवर, फैमिली केयर गिवर लेते हैं। अगर बेटा है, बेटी है, या वाइफ है, हस्बैंड है, बहू है, तो ये लोग, ब्रदर भी हो गया, तो ये लोग डिसीजन मेकर होते हैं। और ये पेशेंट के बारे में ज्यादा चिंतित होते हैं और थोड़े प्री ऑक्युपाइड भी होते हैं। जैसे हमने बोला कि अनसर्टन होते हैं कि पेशेंट क्या सोचेगा, तो ट्रीटमेंट में इतना इन्वॉल्वमेंट पेशेंट का नहीं होता है। पर अगर, मतलब मुझे लगता है, या एक रिसर्च भी क्या बोलता है कि ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट का भी उतना ही एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, तो वो ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए लेना बहुत बार इजी हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है ना। तो अपने ट्रीटमेंट में एक्टिव रोल लेने की जरूरत है। एक्टिव रोल लेना मतलब क्या, कि अपने ट्रीटमेंट के बारे में समझना कि क्या है एक्चुअली, ट्रीटमेंट क्या है। तो अभी हमारे जैसे देश के इंटीरियर पार्ट में ऐसे मतलब ये समस्या है कि बुजुर्ग लोग बहुत बार ऐसे पाया जाता है कि मतलब जैसे पढ़ाई लिखाई का जो है वो अभाव है, उतना समझ नहीं पाते हैं, डॉक्टर क्या बोलेंगे उनकी मेडिकल लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। पर इसमें हमें बीमारी होती है, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है ना। तो इसका ट्रीटमेंट ये है। तो ये हो गया मतलब ट्रीटमेंट में एक्टिव रोल लेना। आस्क योर कैंसर केयर टीम फॉर एडवाइस, की मतलब एडवाइस आपको लेना है कि क्या करना है, ट्रीटमेंट में क्या करना है, किस तरह का प्रिकॉशन लेना है, किस तरह का ध्यान देना है, क्या क्या चीजें। इसके लिए यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव जेरियाट्रिक असेसमेंट होता है। यहाँ पे जो क्लिनिक है उसमें आपको हर तरह से पूछा जाता है, मतलब सिर्फ आपके बीमारी के लिए नहीं, पर आपका भी प्रेजेंट, आपका मतलब फिजिकल स्टेटस कैसा है, आप चल पाते हैं, एक्सरसाइज कर पाते हैं, काम पर कर पाते हैं, आपका खाना कैसे है, आप मतलब मानसिक तौर पे भी आप कितना मतलब फिट है, या कोई परेशानी है। ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो इसके लिए भी मतलब टीम से आप एडवाइस जरूर ले सकते हैं। नो व्हेन टू एक्सपेक्ट टेस्ट रिजल्ट, तो जैसे मतलब कि आपके जो भी कोई स्कैन है, आपके रिपोर्ट है, आप जरूर पूछ सकते हैं आपके सगे वालों से कि आपका रिपोर्ट कब आने वाला है, टेस्ट का रिपोर्ट आपका कब आने वाला है। आपको खुद को एजुकेट करना है कि क्या क्या चीजें समझना है, कि ये थ्रू आउट द ट्रीटमेंट आपका कितना समय का रहेगा, कितना दिन आपको रुकना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो आपको खुद को एजुकेट करना जरूरी है। और ये और एक चीज के लिए एजुकेट करना है कि आपको ये ट्रीटमेंट के दौरान आपके मानसिक स्थिति का आपको ध्यान रखना है। और मानसिक स्थिति का ध्यान रखने का मतलब है कि जैसे कि मन क्या चीजों से शांत रहे, रिलैक्स रहे, क्या चीजों से हमको परेशानी भी हो रही है, क्या चीजों से हमको टेंशन आ रहा है, वो चीजें हम पहले समझे, बीमारी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। ये खुद को बताना, खुद को एजुकेट करना, खुद को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद को ये चीज बताते नहीं है कि ये एक तरह की ये बीमारी है, ये हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और डॉक्टर मतलब जितना हो सकता है, जितना मतलब ट्रीटमेंट संभव है उतना ट्रीटमेंट करेंगे। और ये भी समझना जरूरी है, मैं खास तौर पर इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं ओल्डर एडल्ट, है ना, जो पेशेंट है हमारे और उनके सगे वाले। तो ये बताना जरूरी है खुद को, डॉक्टर भी बताते हैं आपको कि आपका जो ट्रीटमेंट रहेगा ये आपके सेहत के हिसाब से रहेगा। मतलब आप वो ट्रीटमेंट के लिए कितना फिट है ये देखा जाएगा फिजिकली। और साइकोलॉजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर कोई भी ट्रीटमेंट किया जाता है तो आपका फिटनेस देख के, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहेंगे कि कीमोथेरेपी का डोज है, वो जो डोज है वो
एज के हिसाब से भी डिसाइड किया जाता है। एकदम यंग एज में 20 इयर्स 25 इयर्स के जो पेशेंट है जिनको सेम बीमारी होती है उनके लिए डोज, और जो उम्रदार पेशेंट है उनके लिए डोज, ये डिसाइड किया जाता है। या फिर डॉक्यूमेंटेड कीमोथेरेपी के जो टाइप है, मतलब इस तरह का दवा, ये कीमोथेरेपी उनको सूट होगा नहीं होगा, ये भी तय किया जाता है। तो आपके हेल्थ के अनुसार आपको तकलीफ ना हो, ये चीज डॉक्टर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज रतन जी। अभी हमको इमोशनल सपोर्ट खुद को देना भी बहुत जरूरी है। जैसे पेशेंट और केयर गिवर एक दूसरे को देंगे और उसके साथ हम खुद को भी देंगे। सो बी कंपैशनेट विथ यू। बी कंपैशनेट विथ यू मतलब आप खुद को समझिए, खुद खुद का ध्यान रखिए, खुद का हेल्प कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। बहुत बार ऐसे होता है कि मतलब हम खुद की उतनी परवाह नहीं करते हैं, ये बोलते हैं कि जाने दो, मुझे कुछ नहीं होगा, या फिर मेरा ध्यान मत दो। ऐसा नहीं है। पेशेंट और केयर गिवर दोनों के लिए अपने अपने बारे में क्या बोलेंगे, काइंड होना, कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है। कंपैशनेट का मतलब होता है कि खुद के लिए एक आस्था होना बहुत जरूरी है, एम्पैथेटिक अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। तो ये किसी को पूछना है कुछ? विजय जी ने हाथ रेस किया है। अगर ये टॉपिक के बारे में पूछना है तो प्लीज पूछिए, या फिर चैट बॉक्स में आप लिखिए। शायद आप अनम्यूट नहीं हो पाएंगे, ऐसे संजू जी बोल रहे थे। तो विजय एक चंद्रा जी कल प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ, सभी लोगों के लिए, कुछ नए लोग ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, सबको पता है कि आपका जो भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में डालिए। मैम आपका थोड़ा हो जाए उसके बाद डॉक्टर अशोक ले लेंगे। ओके। सो खुद के लिए कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है। फाइंड योर इनर काम, खुद के अंदर की शांति हम जिसको बोलते हैं ना, स्वस्थता, शांति, मतलब हमारा मनस शांति हम जिसको बोलते हैं, कि ये हमको समझना बहुत जरूरी है। क्या चीजों से हमारा मन स्वस्थ रहेगा, ये ये देखिए। किसी को अलग अलग चीजों की वजह से मन स्वस्थ रहेगा। किसी को बात करने से रहेगा, किसी को थोड़ा सा शांत रहने से रहेगा, किसी को हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेयर करने से रहेगा, किसी को थोड़ा सा म्यूजिक सुनने से रहेगा। तो हर एक का चॉइस और हॉबीज के अनुसार हमारे मन की शांति हम पा सकते हैं। पर मन की शांति पाने का मतलब ये है कि हमें अपने मन को अंदर से रिलैक्स करते रहना है। तो एक रिलैक्सेशन, जिसके मतलब कि सिंपल डीप ब्रीदिंग भी हमको एक इनर काम दे सकता है। और किसी से बातचीत करके भी ये हो सकता है। सो सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु रीएश्योरिंग। हम बहुत बार देखते हैं, पेशेंट से सुनते हैं या केयर गिवर से सुनते हैं कि हम किसी से फोन पे बात करते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों डिस्टर्ब होते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहे हैं शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको उनके बोलने से परेशानी होगी। जैसे कि वो बार बार पूछते हैं कि क्या बीमारी है, ये पूछते हैं कि क्यों बीमारी हुई, आपके डॉक्टर क्या बोलते हैं, अभी तक ट्रीटमेंट क्यों नहीं शुरू हुआ, अभी तक बीमारी ठीक क्यों नहीं हुई, ऐसा क्या है। तो ये जो सारे प्रश्न हैं, ये प्रश्न जो है मतलब हमें परेशान करते हैं, है ना। तो आप ऐसे लोगों के साथ बात कीजिए, ऐसे लोगों के साथ मतलब कनेक्ट होइए, या आप उनके साथ रहिए जो आपको भरोसा दे रहे हैं, रीएश्योर कर रहे हैं कि हाँ डॉक्टर है, आप अच्छी जगह पे गए हो, आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, डॉक्टर आपका अच्छा ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे, आपको तकलीफ ना हो ऐसे आपको एक मतलब ऐसा मेडिसिन आपको देंगे। तो ये सारा जो है ये रीएश्योरेंस हो गया। मतलब इससे क्या होगा ना, आपका अनसर्टिनिटी कम होगा, आपका सर्टिनिटी बढ़ेगा। मतलब ट्रीटमेंट की तरफ, आपके फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ने के लिए जो आपको निश्चितता चाहिए वो आपकी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। ठीक है। सो रिमाइंड यूर सेल्फ वॉट मैटर्स टू यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके आपको खुद को बार बार ये याद देना या ये बताना बहुत जरूरी है कि आपके लिए जरूरी क्या है।
व्हाट मैटर्स यू का मतलब है आपके लिए जरूरी क्या है, क्या चीजें हैं जो आपके लिए इस वक्त बहुत मैटर करती है। तो क्या मैटर करती है, तो सबसे पहले आपका हेल्थ, आपका टोटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ। सेकेंड चीज क्या मैटर करती है कि आपका ट्रीटमेंट कितनी अच्छी तरह से हो। आपका ट्रीटमेंट सबसे पहले प्रायोरिटी है आपके लाइफ में। जब भी हम बीमार पड़ते हैं या फिर ऐसे भी, हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा हेल्थ सबसे ऊपर है, बाकी सारी चीजें उसके बाद है। फिर पैसा है, कहाँ जाना है, ये बहुत मतलब जरूरी है। ठीक है। सो ये सही बात है कि केयर गिवर के लिए भी मैं ये सब, ये जो मैं बोल रही हूँ ये केयर गिवर के लिए ही वो भी बोल रही हूँ कि उनके लिए भी। तो आपके लिए, केयर गिवर के लिए भी कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपके पेशेंट इंपॉर्टेंट है, आपका अपना हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मतलब पेशेंट का भी और उसके साथ साथ आपका हेल्थ इंपॉर्टेंट है। आपको आगे क्या करना है ये ट्रीटमेंट के जैसे आपका लाइनअप हो रहा है ट्रीटमेंट, तो आपको क्या करना है। तो ये सब चीजें तो आप अपने प्रायोरिटी आप डिसाइड कीजिए कि आपकी प्रायोरिटी इस वक्त क्या है, आपके प्रेफरेंसेस क्या है। ठीक है। एंजॉय हेल्दी कंफर्ट मील्स, मतलब इसका मतलब होता है बहुत ऐसे व्यंजन वाला खाना नहीं। खाने का मतलब है कि आपके लिए जो हेल्दी फूड है वो आपके लिए जरूरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे हमें आदत नहीं होती है ना, मतलब थोड़ा ऐसे थोड़ा एक एक होता है कि एक रुचि होता है कि हम थोड़ा सा चटपटा खाना खाएं, मतलब थोड़ा सा ऐसे मिर्च मसाले वाला खाना खाएं। और जब हम ट्रीटमेंट में आते हैं तो ये सब रिस्ट्रिक्ट होता है। पर देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी के लिए हेल्दी मील, हेल्दी खाना इंपॉर्टेंट है। तो हेल्दी खाने में जो जो डॉक्टर बोलते हैं, आपके डाइटिशियन बोलते हैं, आप डाइटिशियन के पास जाते हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, ये वो बताते हैं कि आपको किस तरह का खाना जरूरी है। जो पेशेंट को ऐसे लगता है हम खाना नहीं खा पाएंगे, या रिलेटिव को लगता है कि आपके पेशेंट को खाना खिलाना बहुत ही अभी मुश्किल हो रहा है, तो ये खाना जो है वो आप दवा मेडिसिन समझ के खाइए। क्योंकि मेडिसिन तो, मेडिसिन के लिए तो कोई चॉइस नहीं होता है, मेडिसिन हमको लेना ही है, चाहे वो कड़वा हो, चाहे उसको कोई टेस्टी ना हो। तो आप इस समय ये समझिए कि ये खाना भी हमारा एक मेडिसिन है। केमोथेरेपी में खाने का टेस्ट चला जाता है, नौजिया होता है। पर हाँ, जब अगर आप इसको मेडिसिन समझेंगे तो डेफिनेटली आप खाना भी मेडिसिन की तरह खा पाएंगे। ट्राई टू अवॉइड सिचुएशन और पीपल हु मेक यू फील एंग्शियस, जैसे हमने बात की थी। आपको जब भी लगता है कि आपके इर्द गिर्द के ऐसे लोग हैं कि जो आपको, आपकी परेशानी बढ़ा रहे हैं, शायद आपका मूड ऑफ कर रहे हैं, या आपको अपसेट कर रहे हैं, या आपको डिस्करेज कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो आप प्लीज अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये आपके सिचुएशन की डिमांड है। ये आप, ये जो आप पूरा ट्रीटमेंट है ये आप बहुत अच्छी तरह से लेना चाहते हैं, पेशेंट और कैरियर। तो ये एक, हम समझ लीजिए कि एक नियम है, ये एक रूल हो गया, रूल है कि हम वो फॉलो करेंगे कि हाँ, हम ऐसे सिचुएशन या लोग अवॉइड करेंगे कि जिससे हमको परेशानी हो रही है। जैसे सिर्फ बीमारी की वजह से नहीं, पर आपके पर्सनल लाइफ में भी अगर ऐसे कोई स्ट्रेस है कि जो आपको लोगों की तरफ से मिल रहे हैं या आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन आप अवॉइड कीजिए, आप मत बात कीजिए, आप वो लोगों के साथ मत मिलिए। ठीक है। ये तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये करना बहुत जरूरी है। हमें खुद को ये ट्रीटमेंट के लिए अगर निश्चित करना है और अनसर्टेनिटी से मुकाबला करना है। नेक्स्ट प्लीज रतन जी। और बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, जैसे हम बताते हैं कि माइंडफुलनेस मैम एक्टिविटीज है। हाँ जी बोलिए। मैम अब हाँ मैम 450 हो गया अभी हमें थोड़ा सा हाँ ठीक है, ठीक है, कुछ। बस लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है। ठीक। सो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एक्टिविटीज, मतलब बहुत अलग अलग तरह की माइंडफुलनेस एक्टिविटीज है। माइंडफुलनेस एक्टिविटीज का मतलब बस मैं एकदम ब्रीफ में बताऊंगी कि अवेयर होके कीजिए। ठीक है। अवेयर होके कीजिए कि जो भी आप करेंगे उसमें आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। फिर वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, सिंपल, आप अपने सांस के ऊपर
ध्यान देके ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, सांस अंदर लीजिए बाहर छोड़िए। दूसरी चीज है कि जैसे पेपर पढ़िए, ध्यान से पेपर पढ़िए। एक चलना भी एक माइंडफुलनेस एक्टिविटीज हो गया। एक म्यूजिक सुनिए, प्रेयर की करना पसंद है प्रेयर कीजिए, थोड़ा अच्छा बातचीत कीजिए, आपके मतलब अच्छे मित्र से मिलिए, लोगों से मिलिए। तो ये सारा आपको माइंडफुलनेस एक्टिविटीज में आता है, आप बात कीजिए। एंड टेक सपोर्ट फ्रॉम प्रोफेशनल। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप फिर भी नहीं संभल पा रहे हैं, कि नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो हमारा डिपार्टमेंट है साइकोनकोलॉजी डिपार्टमेंट, जो कि गोल्डन जुबिली बिल्डिंग में 707। उसमें आप बिल्कुल आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि पेशेंट और केयर गिवर दोनों के लिए अपने अनसर्टिनिटी को दूर करना और कुछ चीजों के लिए थोड़ा निश्चित होना बहुत जरूरी है। इससे आपका भरोसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और पर आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मतलब आपका जीने की जो क्षमता है हम जिसको बोलते हैं, वो भी आपका बढ़ेगा। ठीक है। सो इसी के साथ मैं ये यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक है ये मैं खत्म करती हूँ। कुछ भी सवाल है तो आप प्लीज पूछिए चैट चैट बॉक्स में। अगर आपके कुछ मेरे टॉपिक्स के रिलेटेड अगर कुछ है तो मैं डेफिनेटली इसका आंसर देना चाहूंगी। रतन आप हैं? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, मैं ये बंद कर देता हूँ, शेयरिंग बंद हो गया तो चेक कर। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज के जो विषय है अनसर्टेनिटी के बारे में था। और आज आज ही के सेशन में बहुत सारी अनसर्टेनिटी हुई और हमारा सेशन बीच में बंद पड़ गया था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये टेक्निकल इश्यूज हो गए थे और हमने उससे कोप अप किया। लेखिका मैम ने सही से कोप अप किया है कि नहीं किया है, हमें बता दीजिए। नहीं, जी। मैंने तो किया, क्योंकि मुझे कोप अप करना है, और अगर नहीं भी होता है तो हमको डरना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम बात तो आगे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। जी मैम, जी मैम, जी मैम। तो आज आज ही के सब्जेक्ट पे हमने जैसे हमने सभी से रिक्वेस्ट किया है ग्रुप पे कि आपका जो सवाल है अगर आप प्लीज दोबारा डालिएगा। अगर आपका सवाल चैट बॉक्स में अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपने सवाल के इसमें यही जरूर पूछिएगा कि आप सवाल किससे कर रहे हैं, ताकि हम सही आदमी तक आपका सवाल पहुंचा सके। सो ये यहाँ पे एक मिनट रतन जी, एक जी। सवाल अगर मेरे लिए है कि इज देयर एनी एक्टिविटी दैट कैन बी डन बाय पेशेंट। हाँ बिल्कुल है। कि देखिए मैं ये बताती हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस है पेशेंट के साथ। मैं एल्डरली पेशेंट के बारे में बात कर रही हूँ। कि हमको लगता है एक्टिविटी का मतलब सिर्फ दौड़ना या मूवमेंट करना नहीं है, बेड साइड एक्टिविटीज भी है। जो कभी कभी ऐसे होता है कि पेशेंट काफी मतलब बेड रिडन है, पर आप मैंने जैसे बताया कि एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, प्रेयर हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया। उनको आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा म्यूजिक सुना सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। उनसे मतलब उनकी जो पुरानी स्वीट मेमोरीज होगी उनके बारे में बात कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा जिसको रेमिनिसेंस थेरेपी बोलते हैं, एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन थेरेपी है ये। और ये हमको कोप अप करने में, बीमारी के साथ कोप अप करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आप पेशेंट को थोड़ा सा मतलब जैसे बिजी भी रख सकते हैं। बहुत बार ऐसे लगता है कि कुछ नहीं करना है, नहीं। आप छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं बोलूंगी कि फोल्डिंग द क्लोथ्स, जैसे आप ये भी अगर आप पेशेंट के साथ मिलके करेंगे तो उनके लिए एक एक्टिविटी हो जाएगा। जी मैम, और एक सवाल था मैम। वर्ड इज वेरी कनेक्टिंग विथ मी, इट इज वेरी हार्ड फॉर केयर गिवर। मतलब शायद से उन्हें हार्ट की जगह पे हार्ड। आई थिंक दैट इज कॉम्प्लीमेंट और व्हाट। यस मैम, यस इट्स मैम, वो हार्ड आदित्य टू गेट। बनर्जी। आ- आदित्य बनर्जी का। अच्छा जी। हाँ, जैसे अगर ऐसे कभी कभी हाँ होता है कभी कभी कि हाँ, अगर ऐसा सवाल है तो मुझे पता नहीं व्हाट एग्जैक्ट द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। मैंने जो लिया मैंने वो अलग लिया। पर अगर ऐसे कभी लगता है कि पेशेंट के साथ आपको बातचीत करना भी बहुत मुश्किल लगता है, तो देखिए कभी कभी न बातचीत करते हुए भी उनका हम सपोर्ट कर सकते हैं। उनके साथ रहना भी एक सपोर्ट है। उनके साथ रहना भी मतलब एक तरह का ट्रीटमेंट है। जैसे आपका एग्जिस्टेंस
बहुत बार ओल्डर पेशेंट है वो परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं ना सेपरेशन एंजाइटी, कि उनको हर समय कोई ना कोई उनके साथ चाहिए होता है। तो आप अगर इस तरह से भी उनका साथ दे सकते हैं तो आप मतलब बहुत अच्छे से उनका ध्यान रख पाएंगे और कोप अप कर पाएंगे। जी मैम, जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। अशोक सर, क्या आप आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ। जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच। Clearly आपने everyone. ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट के सवाल के जवाब दे चुके हैं। यहाँ पे सर एक कॉमन क्वेश्चन उभर के आता है कि अगर कोई पेशेंट, हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आपका आवाज आ रहा है, जी बोलिए। जी जी सर। तो सर एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जो केमोथेरेपी के लिए आप प्लान करने वाले हो, लेकिन आप कैसे पता करते हैं कि इनको साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जरूरत है या फिर इनको अभी नहीं बाद में भेजना पड़ेगा? ऐसा हम कैसे एसेस कर पाते हैं सर उस पेशेंट को? हाँ, जैसे कि ये कुछ पेशेंट काफी एंसियस होते हैं अपने डिजीज को लेके, ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट को लेके, उनके फाइनेंशियल कॉस्ट को लेके। तो वो पेशेंट को, जैसे मैडम ने भी इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये पेशेंट को, जैसे पेशेंट बार बार एक ही चीज पूछता रहता है, उसको बार बार एक्सप्लेन करने के बाद भी, और वो लाइक उसको बोलेगा कि रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है। हम हमारी तरफ से एक बार एक्सप्लेन करते हैं उनको, बट फिर भी अगर उससे नहीं हो पाता तो फिर हम साइको अंको की मदद लेनी पड़ती है। जी सर, जी सर। सर एक एक प्रथमेश जी ने सवाल डाला है, विच इज थेरेपी सेफ इन प्रेगनेंसी, टारगेटेड और केमो? सेफ इन प्रेगनेंसी। यस सर, इन प्रेगनेंसी। तो देखो, प्रेगनेंसी में वैसे तो दोनों ही सेफ नहीं है। कीमोथेरेपी भी डिपेंड करता है कि कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है। और दूसरा ये जो ओसिमाटिनिब और जो टारगेट थेरेपी है, वो भी, इसकी भी प्रेगनेंसी में बहुत स्टडी नहीं हो रखी होती है। अगर हमें देखना होता है कि अगर फर्स्ट टाइमेस्टर में पेशेंट है और डिजीज को ट्रीट करना ज्यादा ज्यादा जरूरी है उस टाइम में, तो आइडियली उस टाइम अबॉर्शन और वो ऑप्शन लेके डिजीज को ट्रीट करना चाहिए, इधर कीमो और टारगेटेड थेरेपी। और हम देखते हैं कि लास्ट ट्राइमेस्टर में और उसका टर्म नजदीक आ रहा है, तो फिर हम थोड़ा वेट करके और फिर उसका जो डिलीवरी के बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, यूजुअली हम ऐसा करते हैं। और अगर दोनों ही पॉसिबल, दोनों ही चीजों को रखना है और ट्रीटमेंट भी करना है और प्रेगनेंसी भी है, तो यूजुअली हम जैसे टारगेट थेरेपी जैसे कि ये ओसिमेट्रिनिब है, टीके वगैरह, वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। कीमोथेरेपी यूजुअली सेफ नहीं होता है प्रेगनेंसी। जी प्रथमेश जी, सर आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। आई होप आप उससे सुन पा रहे हो। तो सर जब तक सवाल का जवाब दे रहे हैं, आई थिंक सो सर को, हाँ, तब तक हम अजीत आदित्य बनर्जी साहब, आपके सवालों के बहुत सारे जवाब जो है ऑलरेडी अशोक सर ने दे दिए हैं चैट बॉक्स में। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड हम नेक्स्ट सवाल ले पाएंगे सर जैसे वापस जुड़ेंगे। तो देख हम देख यस सर। सो जैसे हम देख पा रहे हैं वो सारी चीजें कि हम इसका हमारे साइकोलॉजिकल असेसमेंट करना भी उतना ही जरूरी है जितना हमारा फिजिकल असेसमेंट करना है। जैसे हमारे लेखिका मैम ने कहा कि अनसर्टिनिटी मैनेजमेंट, तो स्पेसिफिकली जब हमें केमोथेरेपी देने वाले रहते हैं तो अब बहुत सारी अनसर्टिनिटीज रहती है कि भाई केमोथेरेपी हमें काम करेगा या नहीं करेगा सबसे पहले तो, और करेगा तो क्या मुझे खराब तो नहीं कर देगा, मैं किस तरीके से अपने आप को ये कर पाऊंगा। ये बहुत सारे सवाल के जवाब हमें लेखिका मैम के पास जाके मिलेंगे। और जो लेखिका मैम जी ने बहुत सारी चीजों के बारे में हमें बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें बताया है, और बहुत खूबसूरत उनकी पीपीटी भी रही है। तो अगर दिमाग में ऐसे कुछ भी अगर आप पे आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेखिका मैम हमारे गोल्डन जुबली बिल्डिंग में 7वें माले पे बैठती हैं, 707 रूम नंबर, राइट मैम? यस, 707, राइट। यस यस यस, गोल्डन जुबली 707। तो मैम के पास कभी भी आप अपनी क्वेरी लेके जा सकते हैं। उसके लिए मैम किसी से लिखवाना की आवश्यकता है या फिर हम डायरेक्टली हम आपसे जाके मिल सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल मिल सकते हैं। कभी जैसे कि वॉक इन पेशेंट भी होते हैं, सेल्फ रेफरल जिनको लगता है। पर अगर आपकी तरफ पहले आ रहे हैं और आपने रेफरेंस लिख के दिया तो हमको पता चल जाएगा कि आपने एक रेफर किया है। कोई दिक्कत नहीं, वैसे पेशेंट खुद भी आ सकते हैं। जी मैम, भाई बहुत बार ये सवाल आता है ना कि हम भाई हमें रेकमेंड नहीं किया, डाइटिशियन भी हमें बोलते हैं कि रेकमेंड नहीं किया, तो हमारे पास डायरेक्टली कैसे आ गए। तो इस वजह से हमने पूछ लिया है ये सवाल। अशोक सर, क्या हमें सुन पा रहे हैं? हाँ रतन जी, बिल्कुल। जी जी, हम संदीप, आपने ऑलरेडी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया। ये संदीपन विश्वास जी का दूसरा सवाल है कि उनका पेशेंट है मीनाती विश्वास, पैलेटिव केयर, इज इन पैलेटिव केयर सेटिंग नाउ। शी इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया फॉर लास्ट 7 days, टेकिंग ट्रीटमेंट एट होम। प्लीज सजेस्ट IV fluid for her and what antibiotic should be given to her. Started the injection semotaxim and plus subpatum BD and pantop PD. विच सो हमको एंटीबायोटिक? सॉरी सर, विच एंटीबायोटिक? started injection cefotaxim plus subbactam and हम्म। injection pantop PD. ओके ओके, ठीक है, उसको कंटिन्यू करना है। एंड साथ में अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर एक बार स्टूल का जो सैंपल है उसका एक टेस्ट करने के लिए बोलो उनको। मैं चैट बॉक्स में लिख के देता हूँ, वो टेस्ट कर लो। और साथ में अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर एक मेट्रोजिल इंजेक्शन आता है, मेट्रोनिडाजोल, वो भी दिन में 3 बार लेने का रहेगा। तो सर ये लोकल में ले सकते हैं या फिर उनको ऑन्कोलॉजिस्ट सेटिंग में ही जाना नहीं, पड़ेगा? बेटर टू कंसल्ट विद दियर लोकल मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। जी सर, जी सर, जी सर। संदीपन विश्वास जी, आई होप आपके सवाल का जवाब मिल पा रहा हूँ। आपको सलाह जो दी गई है वो प्लीज मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की नजर में ही लीजिएगा, अपने मर्जी से किसी लोकल डॉक्टर्स के द्वारा मत लीजिएगा। ठीक है सर। ममता स्वर्णकार जी का सवाल है, उनका केस नंबर है CV 34415। CA टंग CTRT 6 months फॉलोअप के कैंसर increases in aggressively, depression medicine required, if टेल मेडिकेशन इज। सर उनका गौतम स्वर्णकार जी को CA टंग हुआ था, CTRT 6 months चला था। फॉलोअप के बाद उनका जो डिजीज है शायद से इंक्रीज हुआ है। डिप्रेशन डिप्रेशन मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी क्या उनको? आई थिंक मैडम विल बेटर टू टेल डिप्रेसिव मेडिसिन। मैम लिखिएगा मैम प्लीज। डिप्रेशन मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए पहले हमको असेसमेंट करना पड़ेगा, उनका एक हिस्ट्री लेना पड़ेगा। अगर उनको पहले की पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन है और पेशेंट किसी मेडिसिन के ऊपर है तो वो मेडिसिन तो कंटिन्यू रहेगा, दोनों ट्रीटमेंट साथ में चलेंगे। जो साइकेट्रिस्ट है वो इंटरेक्शन देखेंगे कि कीमोथेरेपी और एंटी डिप्रेसेंट में कोई इंटरेक्शन है क्या। तो वो, हाँ, आप हमको हमारे पास उनको रेफर कर दीजिए। पर डिप्रेशन वो क्यों बोल रहे हैं ये भी समझने की जरूरत है। मतलब ये जो पूछ रहे हैं उसके साथ डिप्रेशन की मेडिसिन के बारे में क्यों उनके मन में विचार आया ये समझना जरूरी है। क्या उनकी पहले की मेडिसिन है या उनको सच में अभी डिप्रेशन लग रहा है, ये देख समझना चाहिए पहले। जी मैम, जी मैम, थैंक यू सर। अब ये इंटरेक्शन के बारे में, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में अक्सर कहा बातें चलती है। तो ड्रग इंटरेक्शन मतलब क्या होता है और इसके शरीर के ऊपर क्या असर होता है? देखो, उनको जो कीमो का मेडिसिन इंजेक्शन या टारगेट थेरेपी कुछ चलता है उसके साथ जो कंकरेंट मेडिसिन साथ में कौन सी मेडिसिन चल रही है। सपोज कोई पेशेंट को डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, कार्डियक, कोई हार्ट का दिक्कत है, या कोई डिप्रेसिव या साइकेट्रिक कोई ड्रग चल रही है, उन सबका हमें इंटरेक्शन चेक करना होता है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी। तो इंटरेक्शन का मतलब है कि कौन सी दवा किसके साथ ज्यादा असर करेगी, कम करेगी, तो वो देखना जरूरी है। ज्यादा असर करती है तो साइड इफेक्ट ज्यादा आना चालू हो जाएंगे, कम करती है तो उसका कैंसर सेल पे इफेक्ट कम आना चालू हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हम डोज मॉडिफाई करना या स्टॉप करना कोई ड्रग को, वो सब डिसाइड करते हैं। जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सैमसंग इन्होंने मलीना साहा जी ने सवाल डाला है, 11F2023 361122 1। डू नॉट प्लीज इलनेस एडमिट लोकल नर्सिंग। सर अपॉइंटमेंट था उनका 20 तारीख को, उन्होंने अटेंड नहीं कर पाए। प्रेजेंट इलनेस इन एडमिट लोकल नर्सिंग होम, यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, प्रेशर लो है, वीकनेस है। इसका आंसर किया मैंने। अच्छा, आपने किया क्या? हम्म। सर दिख नहीं रहा। ओके सर, सॉरी सर। नेक्स्ट सवाल है एकदम लास्ट में, लास्ट दो सवाल है सर।
सुभेश मिश्रा जी का सवाल है, मेरे मरीज का 60 साल का उम्र है, केमोथेरेपी चालू है, लेकिन उनका हाथ पैर घुटना में दर्द हो रहा है, उसके साथ भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खा पाते हैं, रुचि नहीं आ रही है, गले में कभी कभी जलन होती है, केमोथेरेपी के बाद जब डेक्सा दिया जाता है तो वो नहीं खा पाते हैं, डेक्सा की गोली लेने से उनको पेट में दर्द, गले में जलन ज्यादा होती है। तो केस फाइल नंबर 11F20247061। सो क्या करना चाहिए सर, 60 साल का उम्र है। इनका ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा है अब, टाटा में चल रहा है? बिकॉज सर अगर ऐसी केस कुछ नंबर प्रॉब्लम डाला है है तो उन्होंने 247061, 2024 एक्चुअली का मैं फाइल है। सिस्टम पे नहीं हूँ एक्चुअली। वो तो अगर उनका टाटा में ट्रीटमेंट चल रहा है और ऐसा हर कीमो के बाद अगर इतना वीकनेस, भूख कम लगना और जलन जैसा रहता है, तो उनको बोलो एक बार मिलने के लिए ओपीडी में, ताकि हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, थोड़ा इसके साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट करें। ओके सर, ओके। रतन रतन, अब क्वेश्चन लेना बंद करो, ठीक है? हाँ हाँ ने सर, लास्ट बोला था लास्ट लोगों को क्वेश्चन है कि बस। 4:45 तक लेते हैं, ठीक है? ने अभी भी देख रहा हूँ क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके सर, सर ओके सर। हाँ, सब लोग ज्वाइन है, पहले क्वेश्चन डाल दें, डॉक्टर को भी घर जाना होता है, प्लीज। जी लास्ट सर, क्वेश्चन लो। जी सर, जी सर। लाइसा मेटाई जी का सवाल है, जस्ट की नोट का, just come to know that cancer cell got energy from the glucose and glutathione, if I am not wrong. My query is, do we have to cut down the carbohydrates food like rice and roti, and then which food we can be replaceable? सर ये सवाल तो डाइटिशियन वाला लग रहा है। ये इतना इजी नहीं है एक्चुअली कि कैंसर सेल ग्लूकोज लेता है तो हम ग्लूकोज बंद कर दें। ऐसा नहीं है, इससे आपका बॉडी और कमजोर होगा और जो कीमो के साइड इफेक्ट बढ़ जाएंगे। आप प्रॉपर एक डाइटिशियन से प्लान लीजिए और उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान करके ही डाइट डाइट लेना है। सर जी सर, सो एंड ऑफ द सेशन नाउ, बिकॉज सर जैसे संजय सर ने कहा कि लेखिका मैम को भी घर जाना है, एंड अशोक सर को भी अपनी ओपीडी खत्म करनी है। सो थैंक यू वेरी मच मैम। अनुपमा मैम प्लीज कम केम फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। अनुपमा मैम, सिंह रतन सोनपा, रतन, एक सर। बार एक बार गेस्ट का लिस्ट देख लो ना, इतना देर रुकने की जरूरत नहीं है ना, अगर वो हैं तो बोलेंगे, नहीं है तो रुकना नहीं है ना। आई एम सो सॉरी। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जेराट्रिक मीटिंग जो है उम्र दराज लोगों के लिए होती है, और आज हमने जाना कि अनसर्टेनिटी से कैसे लड़ेंगे, जैसे अचानक से कुछ हो गया तो उससे किसे आप अपना मनोबल कैसे बढ़ाएंगे, उससे क्या करेंगे, इसके लिए आज हमारे पास मौजूद थे लेखिका सोनकुरु मैम, जो गोल्डन जुबली में 707 में रहते हैं। अगर आप डायरेक्टली जाना चाहें तो उनसे डायरेक्टली जाके मिल सकते हैं। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अशोक सर जी का भी, जो अपने इतने मुश्किल समय में अपना समय निकाल के हमें देते हैं और हमें इतना सारा ज्ञान प्रदान करते हैं, आपकी क्वेरीज के आंसर करते हैं। सो मैं आपसे इस बात से अलविदा लेना चाहूंगा कि हम नेक्स्ट मुलाकात जो है अगले विषय के साथ करेंगे, अगले गेस्ट के साथ करेंगे। तब तक नमस्ते, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, सायनारा, फिर मिलेंगे। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू।